हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमराव क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के नामकरण की। तो हिंदी के नामकरण के विषय में अगर बात करें तो सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में फ़ारसी भाषा के कवि मोहम्मद औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी वर्ड का यूज किया था। कौन से वर्ड का यूज किया था? हिंदवी वर्ड का यूज किया था 13वीं शताब्दी में मोहम्मद औफी ने। फिर इसके बाद अगर एक दो सदी को छोड़ दें तो इसके बाद कवि आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन से कवि आते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी एक बहुत फेमस रचना है पद्मावत। कौन सी रचना है? जायसी की एक बहुत फेमस रचना है पद्मावत। इन्होंने बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, जायसी की रचना पद्मावत। पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या नाम से हिंदवी वर्ड का ही यूज किया था। फिर इसके बाद अगर 13वीं शताब्दी की बात करें हम, तो 13वीं शताब्दी में मुसलमान शासकों ने सब यूज किया था हिंदवी और हिंदी। इन अगर सबसे पहले आप अगर एग्ज़ाम में आया तो सबसे पहले आप टिक करेंगे हिंदवी। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप टिक करेंगे हिंदी। ठीक, तो मुसलमान शासकों के समय में कौन कौन से राइटर थे? तो उस समय 3 राइटर फेमस हुए थे आपके, सूरदास और तुलसीदास और कबीरदास। ये 3 राइटर मुग़ल काल में फेमस हुए, सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास। ठीक, तो इस समय का नाम से हिंदवी और हिंदी वर्ड का यूज हुआ था। ठीक, सर्वप्रथम हिंदवी को लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम पे नहीं आता है तो आप लोग हिंदी टिक करेंगे। फिर इसके बाद अगर आते हैं कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम नाम दिया था हिंदुस्तान का। कौन सा नाम दिया था? हिंदुस्तान का नाम दिया था 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का सर्वप्रथम यूज अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खलिक बारी में दिया था। अच्छा दोस्तों, खलिक बारी में कितनी बार हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। खलिक बारी जो इनकी पुस्तक थी अमीर खुसरो की, तो इनकी पुस्तक में 3 बार हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ। 3 बार हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, और 30 बार हिंदवी शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक, तो दोस्तों पूछ लेता है कि नहीं इनकी पुस्तक में हिंदी शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ? तो हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ 3 बार और हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ 30 बार। ठीक, अब ये हिंदी वर्ड का प्रयोग पता चल गया कि भाई हिंदी का वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो बताएंगे आप खलिक बारी की पुस्तक में 3 बार हिंदी का प्रयोग हुआ था। और इसके जो क्या नाम से राइटर थे, कौन से इनके राइटर थे? अमीर खुसरो। फिर अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर इसके बाद हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग एक पुस्तक थी जफरनामा नाम की, जिसका राइटर थे आपके शहाबुद्दीन। ठीक है, शहाबुद्दीन के राइटर थे। तो जफरनामा में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अच्छा अब ये क्या नाम से जो लिपि है हिंदी की देवनागरी, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों इसके विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक, तो इनकी विशेषताओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या नाम से जो हिंदी एक कैसी भाषा है, तो आप लोग बताएंगे हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? एक वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि जो देवनागरी लिपि है ये सर्वाधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। ठीक है, सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। इस लिपि में एक ध्वनि के लिए एक वर्ण संकेत होता है। अगर कोई आपको ध्वनि बोलनी है, जैसे मान लो का बोलना है, तो उसके लिए आपको का अलग से संकेत मिलता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या नाम से ये आपकी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और इसमें एक ध्वनि के लिए एक वर्ण संकेत होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर इसके बात करें तो ये लिपि जो है आपकी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं की ओर ये लिपि, मतलब इधर से आप लोग शुरू करते हैं ना, तो फिर ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते चले हुए ऐसे लिखते चले जाते हैं। ठीक, तो बहुत सारी लिपियां हैं जो जैसे उर्दू हो गई आपकी, वो आपकी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक, तो ये जो आपकी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि जो है आपकी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि संविधान में इसके बाद बात करें दोस्तों तो संविधान में भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के
343 में मिलता है। तो संविधान में क्या नाम से जो 8वीं अनुसूची है उसमें कई भाषाओं को लिया गया है। तो सर्वप्रथम मूल संविधान जब बना हुआ था उस समय कितनी भाषाएं ली गई थी, तो हम बात करें अगर उस समय अगर भाषाओं की बात करते हैं तो उस समय कुल भाषाएं ली गई थी, राष्ट्रीयकृत भाषाएं कितनी थी, 14। ठीक, फिर इसके बाद समय के साथ कुछ और भाषाओं को संविधान में ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ संविधान संशोधन किए गए। संविधान संशोधन के द्वारा कुछ अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। तो हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी भाषाएं थी जिनको संविधान संशोधन के द्वारा क्या नाम से संविधान में जोड़ा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें सर्वप्रथम आपकी भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। ठीक, तो सिंधी भाषा को सर्वप्रथम 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपकी 14 भाषाएं आपकी पहले थी, तो ये 15वीं भाषा के रूप में संविधान में बनी थी। अच्छा दोस्तों, बात करें कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और इसके बाद वर्तमान संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषाएं कितनी हैं। तो वर्तमान संविधान में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषाओं की संख्या है 22। वर्तमान संविधान में अगर आपसे कोई पूछ ले वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आप बात करेंगे वर्तमान में है आपकी 22 भाषाएं। ठीक, तो 21वें संविधान संशोधन की बात हो गई, सिंधी जोड़ी गई, तो इस समय 14 से 15 भाषाएं बन गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बाद एक अगला संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। इस समय आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई संविधान में। कौन कौन सी भाषाएं थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं नमक। क्या याद कर सकते हैं? नमक। ठीक, नमक से ना से आपका हो जाएगा नेपाली, मा से हो जाएगा आपका मणिपुरी और का से आपका हो जाएगा कोंकणी। क्या हो जाएगा? कोंकणी। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप नमक वर्ड याद कर सकते हैं। तो आपको देखो 14 मूल संविधान में थी, फिर इसके बाद 15 हुई। 21वें संविधान संशोधन 1969 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, तो अब भाषाएं हो गई थी 15। फिर इसके बाद आते हैं 71वें संविधान संशोधन। तो 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नमक, नमक से ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। फिर इसके बाद आते हैं आप लोग 92वां संविधान संशोधन हुआ। तो इस समय 92वें संविधान संशोधन में आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई? आइए बात करते हैं उन 4 भाषाओं की। 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। BDMS, BDMS। इससे बी से आपका हो जाएगा बोडो, बी से आपका हो जाएगा बोडो, डी से आपका हो जाएगा डोंगरी, एम से आपका हो जाएगा मैथिली और एस फॉर आपका हो जाएगा संथाली। क्या हो जाएगा आपका? संथाली। ठीक, तो आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये आपकी 4 भाषाएं थी जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। तो आपकी मूल संविधान में थी 14। फिर इसके बाद 21वें संविधान संशोधन में आपकी एक भाषा जुड़ी सिंधी, तो आपकी हो गई 15। फिर इसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जुड़ी, तो आपकी हो गई 18। 15 3 18 हो गए। फिर इसके बाद आपकी बात करें तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जुड़ी, तो 18 4 22। तो आपकी जो वर्तमान संविधान संशोधन में जो भाषाओं की संख्या है वो कितनी हो गई? 22। तो वर्तमान संविधान में कोई अगर क्वेश्चन आता है कि अगर वर्तमान संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 22। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें संविधान में हिंदी का लिखित क्रम में जो संविधान में जो भाषाएं लिखी गई हैं उसमें हिंदी का कौन सा स्थान है? तो हिंदी का स्थान उसमें दोस्तों है चौथा। ठीक है, चौथा स्थान है। चौथा किस लिए? मतलब इसमें कोई वरीयता क्रम नहीं है, लेकिन ये जो आपका जो संविधान लिखा हुआ है इंग्लिश पे लिखा हुआ है, तो उस पर जो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर है उस पर ये आपका हिंदी आता है 4थे नंबर पर। इस प्रकार जो इसका क्रम हो गया ये आपका 4थे नंबर पे हो गया। ठीक है, तो ये आपके हिंदी के नामकरण से संबंधित सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अच्छा, इसमें आपका ये भी हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं भाषा की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? भाषा। ठीक है,
तो अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा क्या होती है, तो चलिए दोस्तों भाषा के विषय में थोड़ा सीखते हैं। तो भाषा जो है आपका संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना होता है। ठीक है, भाष धातु से बना है। कौन से धातु से बना है? भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक, तो जो आपका भाषा है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है और इसकी अभिव्यक्ति होती है वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं भाषा के प्रकार की ओर। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के प्रकार होते हैं 3। ठीक है, ये क्रमिक दोस्तों होते हैं। सबसे पहला होता है सांकेतिक भाषा, इसके बाद होता है आपका मौखिक भाषा, इसके बाद होता है आपका लिखित भाषा। ठीक है, तो अगर इसका क्रम पूछा जाता है तो यही क्रम होगा, सबसे पहले सांकेतिक, फिर मौखिक और फिर लिखित। ठीक, इसके बाद पूछा जाता है भाषा के कौशल। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टेट वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये। इसके बाद तो भाषा के कौशल की बात करें तो अच्छा एक बार तो सीधा पूछ ले, इससे याद करने की ट्रिक होती है सुबोपली। ठीक है, सुबोपली। ठीक, तो एक बार तो सीधा ऐसे ही पूछ लेगा कि सुबोपली क्या है। ठीक, तो सुबोपल क्या है? भाषा के कौशल। हालांकि ये सुबोपल कुछ है नहीं, याद करने की ट्रिक बनाई गई है, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका, ये भी आपका क्रमिक होता है। सबसे पहले होता है प्रारंभिक कौशल होता है सुनना, इसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा होता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, सुनता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब वो चीज़ों को सुनता है इसके बाद वो बोलना शुरू करता है। जब बच्चा बोलने में पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो इसके बाद वो पढ़ना और लिखना क्रमशः शुरू कर देता है। ठीक है, तो भाषा के कौशल की बात करें तो भाषा के कौशल हो गए 4, और भाषा के प्रकार की बात करें तो भाषा के प्रकार हो गए आपके 3। ठीक, अच्छा भाषा के रूप की बात करते हैं तो भाषा के रूप कितने होते हैं? तो भाषा के रूप भी होते हैं आपके दोस्तों 3। ठीक है, कौन कौन से? बोली, परिनिष्ठित बोली को ही आप बोलते हैं उपभाषा, और राष्ट्रभाषा। तो बोलियां कितने प्रकार की बोली जाती हैं? 18 प्रकार की। 18 प्रकार की बोलियां होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और उपभाषाओं की संख्या है आपकी 5। राष्ट्रभाषा दोस्तों मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो मैंने बताया था कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है। तो राष्ट्रभाषा होता है जो किसी स्थान पर या किसी क्षेत्र पर बहुतायत लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो उस क्षेत्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक, राजभाषा को मैंने बताया था कि राजभाषा क्या होता है? राजभाषा होता है सरकारी कामकाज की भाषा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं आगे भी कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको। इसके बाद कल आप फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपका होगा उपभाषा से संबंधित। उसमें हम पढ़ेंगे उपभाषा के कितने प्रकार हैं, और जो आपकी बोलियां बोली जाती हैं, जो बोलियां आपकी 18 हैं, वो किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, इसका मैं बढ़िया से अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपका, कोंकणी को किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया था? इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 92वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन सी 71वां संविधान संशोधन 1992, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इनमें से दोस्तों आपको छांटना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पे क्या होता है। आप लोग दोस्तों कमेंट करें कौन सा आंसर होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बात की कि संविधान में भाषाओं की बात, तो आपके 3 संविधान संशोधन हुए थे। सर्वप्रथम हुआ था 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वें संविधान संशोधन में ये आपका हुआ था 1967 पर। कब हुआ था? 1967 में। इसमें आपकी भाषाएं जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर इसके बाद आते हैं ये आपका, तो सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर इसके बाद आते हैं आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। इस 92वें इसके बाद आता है आपका 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1992 पे। इस पर आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसको मैंने याद करने की ट्रिक अभी बताई थी। नमक,
तो कौन कौन, नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, अच्छा कोंकणी, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 71वां संशोधन, ये वाला 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके बाद मैंने बताया था कि 92वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत आपके BDMS के अंतर्गत आने वाली भाषाएं, तो BDMS से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये सारे भाषाएं जोड़ी गई संविधान में। ठीक है, इसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। ठीक, देवनागरी लिपि लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है बाएं से दाएं। तीसरा है दाएं और बाएं दोनों ओर से। और चौथा ऑप्शन है आपका ऊपर से नीचे की ओर। दोस्तों कमेंट करें कि देवनागरी लिपि है कहाँ से कहाँ की ओर लिखी जाती है। चलिए दोस्तों, जो देवनागरी लिपि है आपकी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। आप जो हिंदी पे लिखते हैं वो आप इस तरीके से लिखते हैं, पहले यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और फिर इसके बाद ऐसे लिखना चालू करते हैं। तो आपका जो होता है ये बाएं से दाएं की ओर देवनागरी लिपि लिखी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि भाषा के कौशल होते हैं, भाषा के कौशल होते हैं 3, 4, 5 और 6। चलिए कमेंट करके बताइए दोस्तों, भाषा के कितने कौशल होते हैं। चलिए दोस्तों, तो भाषा के कौशल की बात करें तो भाषा के कौशल बताए थे कितने होते हैं, 4। 4 में कौन कौन से होते हैं, शुभोपल से हमने बताया था याद करने के लिए। तो सबसे पहले होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक, तो शुभोपल के नाम से हमने याद किया था। तो भाषा के कौशल कितने हो गए, 4 आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भाषा का प्रारंभिक कौशल होता है बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। चलिए कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भाषा का प्रारंभिक कौशल क्या होता है। चलिए, तो भाषा का जो प्रारंभिक कौशल होता है मैंने बताया था शुभोपल से, तो ये क्रमिक होता है। सबसे पहले बच्चा चीज़ों को सुनता है, इसके बाद ही वो बोलना शुरू करता है। ठीक है, तो चीज़ों को सुनने के बाद बोलना शुरू करता है, फिर इसके बाद पढ़ना और लिखना वो साथ में प्रारंभ करता है। ठीक है, तो जो भाषा का प्रारंभिक कौशल होता है क्या होता है, सुनना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषाओं की संख्या है 13, 22, 14 और 18। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइए कि मूल संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। चलिए, तो मूल संविधान में मैंने बताया था दोस्तों, मूल संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषाओं की कितनी संख्या थी। तो मूल संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषाओं की संख्या थी जो आपकी थी 14। ठीक है, जो कि अब वर्तमान में बढ़ करके कितनी हो गई है, 22। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं से समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये जो आपका वीडियो है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम टेट, CTET, UPSI, TGT, PGT, RO और ARO, जितने भी सारे आपके, इसके अलावा आपके जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके।